नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ हैं कृपाल सिंह यादव जी नोएडा से, और आज हम उनसे उन्हीं के बारे में जानेंगे किस तरह का उनका अभी तक का सफ़र रहा, क्या क्या उन्होंने किया है। तो कृपाल सिंह जी, आपका स्वागत है जी। तो सर, आपके बारे में बताइए। मैंने बीएससी किया NREC कॉलेज खुर्जा। उसके बाद मैं बीएड करने चला गया राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज रेवाड़ी। बीएड करके मैं 74 के जुलाई में आया तो सबसे पहले मैंने श्री कृष्ण हाई स्कूल गढ़ी चौखंडी में 2 महीने तक पढ़ाया। पंखा बंद हो गया वो? करा है वो, थोड़ा सा ना साउंड आएगी उसमें। अच्छा जी। तो गढ़ी चौखंडी में 2 महीने रहने के बाद फिर मैं बम्हेटा में चला गया। वहाँ 2-4 दिन रुका। मुझे जब इन कॉलेजों का ये पता चला कि अनएडेड हैं, जब हम ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो फिर मैं सनोटा है बुलंदशहर में, गुलावटी सिकंदराबाद रोड पे, वहाँ भी मुझको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मुझको पता चला कि वो भी अनएडेड है। तो जब कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर हमारे ही गांव में इंटर कॉलेज है, उसमें मैंने बायोलॉजी टीचर ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में फिर मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, और मैं 4 साल वहाँ रहा। फिर मेरी मैरिज हुई, तो मेरी वाइफ सियाना बुलंदशहर में है एक जगह, वहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचर थी। तो फिर मैं अपना इस्माइलपुर से ट्रांसफ़र करा के सियाना पब्लिक इंटर कॉलेज सियाना में चला गया। डिस्ट्रिक्ट जज बुलंदशहर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो आराम से मान गए। सत्यवीर सिंह यादव MLA थे उस वक्त, तो उन्होंने भी थोड़ी मदद की। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रहा पब्लिक इंटर कॉलेज सियाना में, और मेरी वाइफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में रही। फिर मैंने इवनिंग क्लासेज में NREC कॉलेज खुर्जा में LLB में एडमिशन लिया और LLB किया। तो फिर LLB करने के बाद मैं वो 2 पेशे कर नहीं सकते, तो मैं 2012 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं बुलंदशहर में 2 साल प्रैक्टिस में रहा, क्रिमिनल लॉ। उसके बाद मेरी वाइफ 14 में रिटायर हो गई, एज प्रिंसिपल रिटायर हुई थी। तो उसके बाद में मैं ये रिटायर हुई तो इनकी किडनी फेल हो गई अचानक। तो फिर एकदम तुरंत फुरत में मैंने तो एक प्लाट उधर ख़रीद लिया था NRI टाउनशिप में, वैसे शौकिया। लेकिन जब इनकी किडनी फेल हो गई तो यहाँ तो फिर एम्स में ले गए, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब इनका डायलिसिस के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो ये आनन फानन में ये फ्लैट ख़रीदा। उसके बाद ये चलती रही ठीक। अभी अस्पताल गई हुई हैं डायलिसिस कराना, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती है उनकी। तो मैं बहुत ठीक था। 68 साल की उम्र तक मैंने कभी बीमार नहीं हुआ। और फिर जब कोरोना पीरियड आया तो उसके आसपास ही, मुझको पता नहीं है, ये बच्चे बताते हैं, मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो मुझको ये JP हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने 18 दिन रखा, कोई ट्रीटमेंट ढंग का नहीं हुआ, कोई डायग्नोसिस नहीं हुई। फिर एक लड़का, हमारे भतीजा लगता है, बराबर के गांव का, वो IAS अफसर है, वो पहले विमान मंत्रालय में सचिव था, अब वो ऊर्जा मंत्रालय में है, अजय यादव।
अजय यादव मुझे देखने के लिए आ गए हैं जेपी में। तो जेपी उसने जब बुरी हालत देखी तो वो मुझे एम्स की तरफ ले गए और हेल्थ मिनिस्टर के सेक्रेटरी से फ़ोन कराया डायरेक्टर को, गुलेरिया को। और फिर मुझे उन्होंने 4-5 दिन रखा। बताते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ऑपरेशन के बाद उन्होंने भेज दिया और मैं यहाँ पे 1-1.5 साल तक अनकॉन्शियस रहा उस रूम में। और मुझे मेरे एक नली तो लगी हुई थी यूरिन की, डायपर बनता था, और एक नली लगी हुई थी नाक में फीडिंग के लिए। ये पीस के ही दवा डालते थे, लिक्विड फॉर्म में कुछ न्यूट्रिशन दे देते थे। और एक नली मेरे सर में से निकाल के यूरिनरी ब्लैडर में डाल रखी थी, जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ का निकल के आ जाए। तो 1-1.5 साल बाद जब मुझे होश आया तो ये सब करते रहे, करवट लेवा देते थे, क्या करते थे कैसे पता नहीं। मेरा बेटा अभी यहीं पे है, इंजीनियर है, बड़ा वाला तो मेट्रो में काम करता, मैकेनिकल इंजीनियर है। एक छोटा बेटा डॉक्टर है, BHMS है, वो पीछे कैलाश के पीछे बेक्सन्स होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, उसमें OPD में डॉक्टर है, वो गया हुआ है अभी। तो ये भी आ गए सब। मेरा दामाद भी दिल्ली में टीचर है, बेटी भी नोएडा में टीचर है, आज अभी आने वाली, उसका बेटा तो आ भी गया है। तो ये सब लगे रहे। तो जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हम सिकंदराबाद में किसी किराए के मकान में रहते हैं? कि नहीं, हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। और आप किराए के मकान में नहीं रहते, फ्लैट आपने ही ख़रीदा। और फिर धीरे धीरे मैंने कहा, मेरे पीछे यहाँ गेट था एक, कि यहाँ कोई गेट नहीं था। तो फिर धीरे धीरे याददाश्त आने लगी और बिल्कुल बातें सब याद आने लगीं। फिर मैंने अपनी दवाई का पर्चा पढ़ा तो वहाँ हमारे एक साथी के मित्र डायरेक्टर के शैडो हैं, सब इंस्पेक्टर हैं वो। तो वो अरविंद शर्मा, उन्होंने मेरी टेलीफोनिक वार्ता करा दी। मेरी डॉक्टर प्रोफेसर दीप्ति विभा से टेलीफोनिक वार्ता करा दी। वैसे वहाँ भीड़ थी अस्पताल में, उन्होंने कह दिया यहाँ OPD तो बंद है। तो मैंने पर्चे में पढ़ के बताई कि ये टैबलेट इतने दिन से खा रहा हूँ मैं, साल भर से बता रहे हैं, लेवेरा। तो बोले, आप बोल रहे हैं? आपकी तो हमें बोलने की उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ बोल भी जाएंगे या आपकी याददाश्त आ जाएगी। आप तो दवा का नाम भी बता रहे हैं, पर्चा भी पढ़ रहे हैं। तो खैर फिर धीरे धीरे मेरी याददाश्त बिल्कुल रिन्यू होती चली गई। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ जो रही, उसमें हम हर वक्त हर समय हर इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहे। और अपने गांव इस्माइलपुर के इंटर कॉलेज में भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाया। तो वहाँ हमको टर्मिनेट किया। टर्मिनेशन का कोई आधार नहीं था तो हमारे यहाँ हमको बहाल कर दिया DIS ने। लेकिन फिर सन 78 में हम ट्रांसफ़र करा के गए सियाना में, तो वहाँ भी हम नौकरी आराम से करते रहे 78 से, और 90 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर वहाँ भी एक प्रिंसिपल साहब ऐसे बन गए, उन्होंने आम के बहुत मोटा एक पेड़ कटवा दिया, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो भी हमारे खिलाफ हो गए। और ये पहले उससे प्रिंसिपल पहले त्यागी जी थे। तो हमारे गांव की आपसी पॉलिटिक्स में कुछ थोड़ा सा महेंद्र सिंह यादव जो MLA थे, जो DGP बने बाद में, और उनकी वाइफ नीरा यादव नोएडा की चेयरमैन रही थी, वो लोग हमसे खिलाफ हो गए। क्योंकि हमारे भाई भी मैनेजर का इलेक्शन लड़े, एक उनका भतीजा कर्नल है, उसकी वाइफ भी लड़ी, तो हमारे भाई जीत गए। तो वो हमसे कुछ एनिमिटर मानने लगे। तो नीरा यादव ने उन प्रिंसिपल साहब से कहा, वो उनके कुटुंब के ही थे, शिवराज सिंह त्यागी, उनसे कहा कि इनको सबक सिखाओ। तो उन्होंने हमारे जवाब तलब करने शुरू कर दिए। तो फिर हमने उनके गांव में गए, बराबर में ही, हमने कहा, जी हमारा क्या दोष है इसमें?
तो मुझसे एक दूसरे टीचर ने कह दिया था उनके गांव के कि नीरा ने कहा कि थोड़ा सबक सिखाओ। मैंने कहा जी हमारे गांव की पॉलिटिक्स में आप क्यों पढ़ते हैं? तो फिर उन्होंने कहा लाओ दूसरा कागज़ भी, उन्होंने दोनों कागज़ फाड़ के फेंक दिए, बोले हम अब चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में एक वहाँ हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था दैट जज, लेकिन वहाँ त्यागियों की कुछ मैनेजमेंट बन गई और हमने भी उसका विरोध नहीं किया। तो वहाँ पे फिर अवैध वसूली शुरू हो गई और एक प्रिंसिपल का चार्ज नहीं मिल रहा था। सीनियर होने के बावजूद ही मैंने ही ट्रांसफ़र, मेरे गांव में एक टीचर रहा था राम बाबू, मैंने एटा से बुला लिया था उसे। एक सीपी यादव लेक्चरर थे भिंड मुरैना में, वो यहाँ आया जाया करते थे। वो सराय घासी में और आढ़ा में बहुत उनकी रिश्तेदारियाँ थीं, तो वो हमारे यहाँ भी आते रहते थे। तो उन्होंने भेज दिया था कि भाई इसकी नौकरी नहीं लगेगी, पुलिस में था ये, वहाँ से छोड़ आया, बर्खास्त हो गया। तो ये संस्कृत का टीचर है। तो मैंने फिर एक संस्कृत की पोस्ट खाली करा के, वो खाली पड़ी थी लेकिन मैं उस पर लगा हुआ था क्योंकि मैंने इंटर संस्कृत में भी कर रखा था। तो मैंने फिर वो मैनेजर राजेश यादव हमारे बहुत ख़ास दोस्त थे हमारे गांव के, वो पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़े थे। तो वो इत्फाक से खेती करनी पड़ी उन्हें, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो राजेश से मैंने कहा कि उनको एक राम बाबू नाम का है, तो वो हमारे यहाँ आ गए। मैंने वो पोस्ट खाली करवा के मैंने दूसरी पोस्ट पर करा लिया उनसे और उसको मैंने संस्कृत टीचर बनवा दिया। वो मुझसे, वो हमारे घर पर रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। उसके बाद में वो चले गए मुरादाबाद में, एक जगह लेक्चरर हो गए। मैं स्याना में ही रहा। वो फिर मुझसे बोले कि तुम मुझे स्याना में ट्रांसफ़र करा लो। तो स्याना में संस्कृत लेक्चरर की पोस्ट थी, तो मैंने उनको स्याना में ट्रांसफ़र करा दिया और वो मेरे टच में बने रहे थे। तो वो कभी मुझे कोई काम बता दें, कभी कोई बता दें, मैं उनके ब्रेन वॉश हो जाता। बिरादरी के नाते मैं उस वक्त ज़्यादा उसमें नहीं था। तो मैंने, वो मुझसे कभी कहें सलमान खुर्शीद वहाँ उस कॉलेज का राम प्रकाश यादव मैनेजर है, सलमान खुर्शीद का चेला है और चंद्रजीत यादव के सलमान खुर्शीद बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो उनके पिताजी के दोस्त का बेटा है सलमान खुर्शीद, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करा दो। तो वहाँ भी मैंने ट्रांसफ़र की बात करा दी। वो 40,000 रुपये मांग रहा था, वो भी माफ़ करा दिए, लेकिन फिर मैंने अपने कॉलेज में करा लिया। अब जब वो प्रिंसिपल रिटायर हुए तो ये बोला कि ये सीनियर मोस्ट हूँ मैं, ये लेक्चरर कैडर में सीनियर था वो राम बाबू यादव, तो मुझे चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ एक जाट राम सिंह सिरोही दफ्तर में घुस के बैठ गया कि मैं प्रिंसिपल रहूँगा। तो हमने उसको हटाने के लिए एक अभियान चलाया। तो जितने भी जाट टीचर थे कॉलेज में 7-8, वो सब हमारे साथ हो गए कि हम नियम के साथ रहेंगे। भाई सीनियर आदमी को, ये गरीब आदमी है राम बाबू, और तो ये वो लोकल था राम सिंह सिरोही, तो खैर उसको चार्ज तो दिलवा दिया, लेकिन उन दफ्तर में नहीं घुसने दिया। उस वक्त महेंद्र सिंह से मेरे संबंध अच्छे थे, तो महेंद्र सिंह ने भी फोर्स भेज दिया और वो बाकायदा बहाल हो गया। उसकी बेटी आपके गांव में ही ब्याही है, एक राजवीर LLB है, वकालत करता है नहीं कर रहा है हम मुझे पता नहीं, मुंशी हरपाल सिंह का पोता है। तो वो खैर प्रिंसिपल बन गया। लेकिन जिन लोगों ने उसकी खिलाफत की थी ग्रुप में, वो उन्हीं से मिल गया फिर, और जिन लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया था उनके खिलाफ हो गया। और फिर बात उसने बच्चों से अवैध पैसा वसूल करना शुरू कर दिया। संचयी का एक स्कीम थी पहले पोस्ट ऑफिस में, वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसा जमा करेंगे, पासबुक खुलेंगी और उसमें जमा। उसने कहा कि नहीं, ऐसे ही कागज़ पर नोट करा दिया करो और अपनी क्लास से 10 रुपये पर मंथ लिया करो। तो हमने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम तो रजिस्टर में चढ़ा के देंगे। तो ये वो इस बात पर नाराज़ तो हुआ, पर मजबूरी थी उसकी, हम रजिस्टर में चढ़ा के देने लगे।
तो वो उस रुपये को खा गया, वो राम बाबू यादव उस रुपये को खा गया। तो फिर हमको ये भी बुरा लगा, गरीब बच्चों का पैसा खा गया। तो हमने डीएम बुलंदशहर से मिले, अभिषेक सिंह डीएम थे। तो उन्होंने डीआईओ से कहा, डीआईओ ने जिला बचत अधिकारी से जांच कराई। जांच में 5,30,930 रुपया उसकी तरफ बकाया निकला और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए डीआईओ से कहा डीएम ने। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रहा था, जैसे एक सभी लोग ये कहते हैं कि जो यादव जो होते हैं उनका काम है भेड़ ग्वाला है, हाँ, उनका काम है भैंस चराना, हाँ, दूध निकालना, हाँ, ये पढ़ लिख के क्या करेंगे? और आपके परिवार में सभी, आपकी बहुएं भी, आपके बेटे भी, आपकी बहनें भी, आप भी, आपकी वाइफ भी, है ना, इतने पढ़े लिखे हैं बावजूद इसके, और जो इस तरह से जो चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है कि भाई ये पढ़ नहीं सकते ये, हाँ। तो इसके ऊपर किस तरह से आप लेते हो जो लोग इस तरह की धारणाएं रखते हैं? ये 24वां क्षेत्र जो है इसमें पहले से ही बहुत पढ़ाई लिखाई है। अच्छा। मेरे गांव में पुराने ज़माने में 3 कर्नल थे, अब मेरे गांव में एक मेजर जनरल भी है, एक ब्रिगेडियर है, और मेरे गांव में सोल्जर तो सूबेदार तो हर घर में मिल जाएंगे रिटायर, और कोई घर बिना फौजियों के नहीं है। और इस जिला बुलंदशहर में सबसे पहले शहीद मेजर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बुज़ुर्ग थे बहुत, तो सन 48 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, मेजर भगवंत सिंह, वो ज़िले के सबसे पहले शहीद थे। और एक शहीद स्तंभ लग रहा है नुमाइश ग्राउंड बुलंदशहर में, उसमें लिख रहा है मेजर भगवंत सिंह इस्माइलपुर, और एक स्तंभ लग रहा है सैदपुर गांव में, उस पे भी ऊपर लिख रहा है मेजर भगवंत सिंह इस्माइलपुर। फिर हमारे गांव में फिर फ़ौज का ही माहौल बना, पढ़ने का माहौल बहुत, और सभी पढ़ते थे। अच्छा, 24 में सारे सब पूरे 24 सब में कितने % लोग पढ़े लिखे या नौकरी पेशे में होंगे? और पहले ज़माने से ही मोहाना इंटर कॉलेज तो जाट कॉलेज बड़ौद के साथ का है, और अहीर कॉलेज शोहाबाद के साथ का है, अहीर कॉलेज रेवाड़ी के साथ का है मोहाना। लेकिन वहाँ तरक्की नहीं कर पाए लोग उस कॉलेज की, तो उसमें डीपी यादव ने कुछ कोशिश करके एक वित्त विहीन स्कूल बीए तक का करा दिया है। तो ये तो अब प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं खूब। ये जो पुरानी जो जाति व्यवस्थाएं थी जी, पुराने टाइम की जाति व्यवस्थाओं में और आज के टाइम में जाति व्यवस्थाओं में आप अंतर कैसे देखते हैं? आपका इतना चल रहा है, जाति व्यवस्था कम तो हो रही है, लेकिन जाति व्यवस्था कायम है, उसको शो नहीं करते हैं लोग। वो जो ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको तो वो आ बैठ देते हैं, बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, उनके घर चले भी जाते हैं, लेकिन उनको वो अंदर से दिल में अभी वो रहम, वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं लोग। और ये बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं, इनमें यादव भी हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। और हमने तो शेड्यूल कास्ट लोगों को अपनी छान बांधते हुए देखा है कि उनको जब वो छान बांधते बीच में उन्हें खाना खिलाते थे, उनके हाथ पे रोटियां रख देते थे, ऊपर से साग रख देते थे, और जब बीच बीच में मट्ठा पिलाते थे तो वो खोंच बना के मट्ठा पीते थे। तो हम बाद में ये बातें सब हमको बड़ी फील होने लगी जब हमें समझदारी आई। तो मैंने ही अपने गांव में उनको पहले बिठाना, चाहे बूढ़े पे बिठाऊं चाहे स्टूल पे बिठाऊं, बिठाना शुरू किया। उनमें भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे गांव के तो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें एजुकेशन में, शेड्यूल कास्ट में तहसीलदार भी हैं, फ़ौज में भी हैं हमारे गांव के शेड्यूल कास्ट। तो वो कहानी बीच में ये रही कि उसने, राम बाबू ने और मैनेजमेंट ने मिलकर हम 8-9 लोगों के खिलाफ ही अभियान चला दिया जो हम ईमानदारी के पुजारी थे, और एक मुझको टर्मिनेशन का प्रस्ताव पास कर दिया। एक योगेंद्र सिंह नैन, वो पत्रकार भी रहे हैं अमर उजाले के 17 साल,
और मेरठ में रहते हैं, वो भी रिटायर हो, इंग्लिश लेक्चरर थे, वो भी रिटायर हो गए। हम 2 लोगों को टर्मिनेट किया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में ये कानून है कि प्रबंध समिति कुछ भी करती रहे, लेकिन जब तक आयोग से अप्रूवल नहीं मिल जाएगा इलाहाबाद से, तब तक ना तो उसकी तनख्वाह रोकेंगे और ना उसका इंक्रीमेंट रोकेंगे। तो हमको हमारी तनख्वाह रोकी थी, तो मैं डीएम से मिला। डीएम से मैंने कहा मेरी तो पॉलिसी भी बंद हो गई जो सैलरी सेविंग स्कीमें कटती थी। तो डीएम ने डीआईएस को बुला के फटकारा, तो उसने फिर हमारा वेतन देना शुरू कर दिया। और हाई कोर्ट में गई फिर मैनेजमेंट ने तो कोशिश की कि हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट में जस्टिस वीके शुक्ला ने ये ऑर्डर कर दिया कि अगर पेबिल में से इनका नाम हटा दिया और इनको अन्य स्टाफ के बराबर साथ में तनख्वाह ना दी तो ये मैनेजमेंट भंग कर दिया जाए। तो इसलिए हमारी 1 दिन के लिए भी तनख्वाह नहीं रुकी। लेकिन वो राम बाबू प्रिंसिपल था, मैनेजमेंट राम बाबू यादव प्रिंसिपल था, जिसको हमने पाला पोसा, और वो हमारी माँ खाना बना के खिलाया करती थी, और सियाना में रहे तो हमारी वाइफ खाना खिलाती थी। वो रहने चले जाते अपने कमरे पे, लेकिन खाना हमारे घर खाने आया करते थे। लेकिन उनका ये हाल है यादवों का, जो यादव जिनको हमने पाला पोसा, उनका ये हाल है। आज के टाइम जो है, जो गवर्नमेंट है जी, आज के टाइम की जो सरकार है, सरकार में जो जाति व्यवस्थाएं ये जो आज के टाइम फैल रही, धर्मवाद फैल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जाति व्यवस्था तो ये पहले से ही चल रहा है, और जाति तो समाज में बनी हुई है, ये वर्णवाद की वजह से बनी हुई है। और ये कुछ इलाका ऐसा है एनसीआर का कि यहाँ पे उसका असर कुछ कम है। बाकी पूरब में जब हमारे यहाँ भी शेड्यूल कास्टों को ज़मीन पे बैठाते थे, तो जब यहाँ ये हम खुद बैकवर्ड, और 2 तरह के लोग थे, मतलब दलित जो थे, वो डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि सछूत और अछूत। तो हम तो सछूत में आते हैं, हमको छू सकते थे, हम उनके छू सकते थे। जो नाई कुम्हार जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, उनके घरों में भी जा सकते थे, वो हमें घरों में बुला भी लेते थे, लेकिन वो हम लोगों के घर पे कच्चा खाना नहीं खाते थे। अच्छा। तो हालांकि हमारे गांव में तो ब्राह्मण भूमिहीन हैं। एक पंडित जी हमारा हल चलाते थे, तो लेकिन उनको हमारे घर से पराठे बन के जाया करते थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ वो की रोटी नहीं खा सकते थे। क्यों? वो हमारा ही हल चलाते थे, लेकिन वो हमारे घर से पराठे बन जाए, पूड़ी बन जाए तो वो खा सकते थे, वो रोटी जो चुपड़ी हुई भी नहीं खा सकते थे। वो ये नियम बने हुए थे पहले समाज में, जातिवाद में। ये कैसा नियम? ऐसा सर, मैंने रोटी खा लेंगे, मैंने रोटी नहीं खाएंगे और पराठे खा लेंगे। हाँ, क्योंकि पराठे जो देसी घी के बनते ये थे, उन्हें ताकत मिलती थी ना सर। नहीं, ये तो सब व्यवस्था पहले से चली आ रही थी ना। तो वो आजकल उनका बेटा गाजियाबाद में रहता है, नेहरू नगर में, वो फौज से रिटायर है। वो भी हमारे बराबर के में मकान उनका था, गांव से छोड़े आए वो। तो ये जाति व्यवस्था तो आज से नहीं, 5000 साल पुरानी जाति व्यवस्था है। सर अभी जो ये धर्मवाद में जो बांटा हुआ है, अभी नूह में जो घटना हुई है, वर्तमान समय में नूह में अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, जो आग चली हुई और जो कारवा निकाला गया, हिंदू रक्षा दल के द्वारा निकाला गया, हिंदू संगठन के द्वारा निकाले गई, यहाँ मेवात में उसका तो मास्टर माइंड एक यादव है, वो मोनू यादव, मोहित यादव है। लेकिन वो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे खट्टर है। खट्टर के पीछे कौन है? खट्टर वो तो मोदी है, जो कुछ है उनका तो एजेंडा, उनका एजेंडा यही है। और मोदी ने ब्रेन वॉश कर रखा है जनता का। मोदी तो छोटे छोटे बच्चे भी मोदी पुकारते, क्योंकि हर वक्त मोदी आता रहता है टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सब जगह। तो हमारे लोग बहुत बड़ी पावर में आ सकते थे और आ गए थे। और मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव,
ये उत्तरी भारत में घुसने नहीं देते अगर ये मिल के रहते। जैसे जैसे दोबारा बताओ। मायावती, मुलायम सिंह और लालू यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को घुसने नहीं देते अगर ये एक होकर रहते। अच्छा, लेकिन हमारे लोगों ने ही मायावती के साथ अत्याचार किया। क्या मायावती के साथ क्या अत्याचार किया? उन्होंने, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई बाग लखनऊ में वो कमरे में घिरवा दी थी और बदमाश पहुंच गए थे समाजवादी के। उन्होंने किवाड़ तोड़ने की कोशिश भी की और एक मुनव्वर था मेरठ का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, वो सिलेंडर ले गया कि आग लगाएंगे और फिर एसएसपी भी कुछ नहीं कह रहा था, मुलायम सिंह के सब इशारे पे चल रहा था काम। और वो फिर एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो फर्रुखाबाद के एमएलए थे, वो उनके साथ भी दादा रहते थे, वो आए, उन्होंने मायावती को बचाया। तो मुझे ये बातें चंद्रजीत यादव जी ने बताई थी कि हमारे लोगों ने ही व्यवहार इस तरह का कर दिया कि उनको भागना पड़ा हमारे साथ से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 30 साल हो गए जी, इस प्रकरण को हुए गेस्ट हाउस कांड को 30 साल हो गए जी। हाँ, इस 30 साल में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है। हाँ, अगर ये सच होता, हाँ, ये घटना अगर सच होती, तो क्या मायावती मुख्यमंत्री होने के बाद जो वो केस डला था, केस तो हुआ होगा, हाँ, कोर्ट में केस गया होगा, FIR हुई होगी, कोर्ट में केस चला होगा, ये जानकारी नहीं मुझे। अच्छा, केस कोर्ट में तो केस गया होगा ना? नहीं, कोर्ट में केस गया, तो बावजूद उसके वो उसकी एक भी तारीख क्यों नहीं लगी? क्या नहीं हुई? मुलायम सिंह यादव की क्या गलती है? नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसको वो कांड नहीं होने देना चाहिए था, उनकी सब जानकारी में था, सब कुछ उन्होंने ही करवाया था। मुख्यमंत्री को पता ना हो कि वहाँ क्या हो रहा है, इतनी बड़ी एसएसपी भी खड़ा है वहाँ बैठा, एसएसपी भी कुछ नहीं कह रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये चीज़, ये घटना घटी? वो मायावती को सबक सिखाना था किस बात का सबक? कि ये वो ऐसा, वो अपने एमएलए का समर्थन वापस लेना चाहती थी। मुलायम सिंह को जो समर्थन दे रखा था, तो मुलायम सिंह की सीट मुख्यमंत्री पद गिर जाता, इसलिए वो टेरराइज करके अपने साथ रखना चाहता था। अच्छा, ये कारण था कि वो उसके एमएलए मुझसे अलग ना हो जाएं, इतना भयभीत कर दो इन्हें कि अलग ना हो जाएं। सर, अभी की जो व्यवस्था है, तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ उस घटना का तो कुछ नहीं, फिर दोनों ये अलग अलग हो गए और मायावती ने फिर ब्राह्मण पकड़ लिए। अच्छा, उससे पहले ब्राह्मण नहीं थे? मतलब उससे पहले ब्राह्मण नहीं थे, फिर ब्राह्मण। और ये जो नारा जो आप कहते हैं कि जो उस समय नारा था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जैसे, हाँ, वो मैं उस वक्त मैं बसपा में आ गया था। ये आइए, ये मेरी मिसेज हैं, ये डायलिसिस करा के आई हैं। इंटरव्यू हो रहा है, मैं तो इंटरव्यू लायक नहीं हूँ, लेकिन ये भाई लोग हैं। हाँ, तुम बैठ जाओ यहीं, मुझे गाइड करती रहना। तुम ना 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 यहाँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने जो राजनीति शुरू की थी, राजनीति तो नहीं, सोशल मूवमेंट में गए थे हम। तो चंद्रजीत यादव जी ने मंडल कमीशन का आयोग का वो काका कालेलकर आयोग बना था 1952 में। 1952 में? हाँ, सन 55 में उन्होंने रिपोर्ट दी। काका कालेलकर ब्राह्मण थे, उन्होंने बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन की सिफारिश की, लेकिन उसको सब सरकारें, ऊंची जात की सरकारें आती रहीं, किसी ने सुना नहीं। एक बाबू रूप नारायण सिंह यादव प्रतापगढ़ के MP थे पार्लियामेंट में, जिनके बेटे सखाराम यादव सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट में जज थे, वो भी हमारे मित्र हैं। तो उनके पिताजी ने संसद में सवाल उठाया। चौधरी चरण सिंह आरक्षण के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि काका कालेलकर को अब लागू करने की क्या ज़रूरत है, बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई वो, तो अब तो सब अपलिफ्टमेंट हो गया। तो फिर उन्होंने कहा तो नया कमीशन बना के देखो। रूप नारायण जी अड़ गए। तो उसके बाद में एक कमीशन बना 78 में, और राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे
और ये चंद्रजीत यादव उस वक्त कांग्रेस में थे, हार गए थे एमपी का इलेक्शन रामनरेश यादव के सामने। तो फिर वो 80 में बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, वो बिहार के थे, बहुत लर्नेड थे, वो भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट भी पढ़वा दूंगा। ये मंडल कमीशन आप कह रहे हैं कि 1952 में शुरू हुआ इसका प्रकरण? ये वीपी सिंह नहीं, उस वक्त तो कांग्रेस थी, तो उसमें चलता है। लेकिन बीपी मंडल आयोग गठित हो गया, उन्होंने जाके गांव-गांव सब जगह पूरी तहकीकात की, और बीपी मंडल साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने वो रिपोर्ट जो दी, तो वो रिपोर्ट धूल चाटती रही। और सन 81 में चंद्रजीत यादव ने कांग्रेस छोड़ के संजय के विरोध में वो लोकदल के मुख्य महासचिव बना दिए चरण सिंह ने। लेकिन चंद्रजीत यादव मंडल कमीशन का मूवमेंट चला रहे थे, तो वो मूवमेंट चलाने की वजह से चरण सिंह जी नाराज़ थे। उन्होंने उनको कहा या तो मंडल कमीशन का आंदोलन छोड़ दो, नहीं तो आप पार्टी छोड़ दो। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जनवादी पार्टी। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। हाँ, चंद्रजीत सिंह यादव, सिंह नहीं, चंद्रजीत यादव, पूरब में सिंह नहीं लगाते। आपके गांव के मुसद्दी लाल जी, डॉक्टर मुसद्दी लाल भी हमारे आंदोलन में शामिल थे। सतपाल यादव जो वकालत करते हैं आजकल, वो भी हमारे आंदोलन में शामिल थे। मैं जिला बुलंदशहर का अध्यक्ष था। एक वीरेंद्र यादव एडीजीसी थे यहाँ पे, वो हमारे गांव के थे, गाजियाबाद ज़िले के अध्यक्ष थे। एक जयपाल सिंह यादव मेरठ के जिला जनवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। तो वो पार्टी तो एक नाम मात्र की थी, यादव महासभा समझो, और वो दब के मूवमेंट चलाया चंद्रजीत यादव ने। फिर उसके बाद में ये सरकार आ गई जनता दल की, तो जनता दल में देवीलाल को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी हो गई। लेकिन रामविलास पासवान और शरद यादव ये चंद्रजीत यादव जी की गाइडेंस में रहते थे, ये नौजवान थे। तो चंद्रजीत यादव ने इनको समझाया कि तुम ऐसा काम करो कि जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हो जाए। इनके पास एमपी बहुत थे, शरद यादव और रामविलास पासवान के। तो इन्होंने कह दिया, हालांकि इनको शरद यादव इनको प्रोटेक्ट करते थे, वो देवीलाल जी पहले इनको बहुत सहारा देते थे दोनों को, लेकिन उन्होंने ये कह दी हम तो उसको प्रधानमंत्री बनवाएंगे जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगा। तो ये देवीलाल ने मना कर दिया। तो वीपी सिंह बोले हम लागू करेंगे। तो विष्णु प्रताप सिंह ने वो रिपोर्ट लागू करी। सारे देश में आगजनी हुई, हमारे ऊपर भी हमले हुए। महेंद्र सिंह भाटी दादरी के विधायक थे, वो हमारे दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मां साहब अगर सिकंदराबाद से बुलंदशहर के बीच कोई पत्थर फेंकेगा बस पे तो आप जिम्मेदार, और दादरी से गाजियाबाद कोई फेंकेगा तो नरेंद्र भाटी की जिम्मेदारी। तो मैंने वो जिम्मेदारी पूरी निभाई। और लालपुर गांव है, यादवों का ऑन रोड, सुना है, देखा है? लालपुर के यादव खजूर डाल के रोड जाम कर रहे थे। हमने उनको समझाया, वो जाटों की गाइडेंस में चल रहे थे। हमने समझाया तुम तो खुद मंडल कमीशन तुम्हें मदद कर रहा है, तो तुम क्यों कर रहे हो? तो वो एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया, वो रुकवा रहा था, वो भी मदद कर रहा था। तो मैंने कहा भाई तुम कौन हो? SB सिंह नाम था उसका। तो उसने कहा जी मैं तो यादव हूँ। मैंने कहा यादव हो के ये काम कर रहे हो? खैर मैं फिर सिकंदराबाद थाने आया, वहाँ CO का दफ्तर भी